सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी के हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 9 कराने जा रहे हैं और ये हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट होगा। इस 9 पार्ट में हमने पूरी सरफेस केमिस्ट्री कवर कर चुके हैं, बेसिक से लेकर थोड़ी बहुत हायर लेवल की, ज़्यादा हायर लेवल नहीं, बेसिकली बेसिक से थोड़ी बहुत और अच्छी कराई है, बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो आप लास्ट पार्ट, अगर आप पहले बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो को जाके पार्ट्स को जाके भी एक बार देख लीजिए। सो इस पार्ट 9 को स्टार्ट करने से पहले से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो बनता है। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड all those topics in previous classes, previous lectures. So if you want to study, then you can go to our previous lectures. Now we will discuss about the topic that is bias, that means emulsion. What is emulsion? इमल्शन क्या होता है? पायस क्या होता है? पायस होता है जब परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो, द्रव हो, तब ये क्या कहलाता है? पायस कहलाता है। आपने पढ़ा होगा कि परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। So guys, just a second, some technical issue we are, yeah. So परिक्षिप्त प्रावस्था में परिक्षेपण माध्यम दोनों जल हो, यानी जल में ही जल घुला हो। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है? जिसकी मात्रा कम होती है। परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, यानी जल के अंदर ही जल घुला हो। जल मतलब एक तरह से द्रव, द्रव के अंदर द्रव घुला हो। द्रव के मेरा मतलब होता है जल हो सकता है या फिर कोई और द्रव हो सकता है, जैसे दूध हो सकता है। दूध के अंदर द्रव घुला हो तब ये पायस हो जाएगा। पायस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक तो तेल में जल, एक जल में तेल। यानी तेल में जल, दैट मीन्स वाटर इन ऑयल। अब आप ही सोचो, तेल में जल है, जल किसमें है? तेल में है, यानी तेल के अंदर जल, यानी मात्रा किसकी ज्यादा होनी चाहिए? ऑब्वियसली तेल की, क्योंकि उसके अंदर जल आ रहा है ना। तो जल किसके अंदर जल मिला रहे हैं? तेल के अंदर मिला रहे हैं। किसको मिला रहे हैं? जल को मिला रहे हैं। इसका मतलब है कि जिस जल को मिला रहे हैं तो जल की मात्रा कम होगी, तो इसमें कम मात्रा वाला क्या होता है? परिक्षिप्त प्रावस्था। तो परिक्षिप्त प्रावस्था जल होगी और परिक्षेपण माध्यम तेल होगा। तो इससे को क्या कहते हैं? तेल में जल। इसके एग्जाम्पल है मक्खन, कोल्ड क्रीम, कोल्ड क्रॉड लीवर ऑयल, मछलियों से मिलता है। इसे तेलीय पायस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तेल ज्यादा मात्रा में होगा, इसलिए तेलीय पायस। अगला है जल में तेल, यानी जल के अंदर तेल है, यानी जो तेल की मात्रा होगी वो कम होगी, जब भी तो उसके अंदर आ रहा है ना। अब मैं बोलूं कि घर के अंदर इंसान है तो घर बड़ा होगा ना, जब भी तो उसके अंदर इंसान आ रहे होंगे। अब ऐसे में वो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई घर छोटा और इंसान बड़े हो? इट कांट पॉसिबल। सो इसलिए जल में तेल, दैट मीन्स कि तेल जल के अंदर है तो तेल परिक्षिप्त प्रावस्था होगी और जल क्या होगा? परिक्षेपण माध्यम होगा। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं दूध, वैनिशिंग क्रीम आदि। इसे जलीय पायस भी कहते हैं, इसकी मात्रा ज्यादा होती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो अब हमने ये पढ़ लिया भाई पायस क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पायस की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन। सो फर्स्ट होती है सूचक विधि। सूचक विधि ये होती है कि भाई हमें पता करना है कि पायस जो जल में तेल है या तेल में जल, यानी मात्रा किसकी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे रंजक मिलाते हैं जो तेल में घुल जाते हैं, तेल में घुल जाते हैं, जैसे सूडान एंड फ्यूशन लिख रखा है। तो बेसिकली क्या होगा इसमें? जब हम पायस में मिलाएंगे तो अगर तेल में पायस है, मतलब तेल में जल है, इसका मतलब है कि मात्रा किसकी ज्यादा होगी? तेल में जल। दैट मीन्स कि जल की मात्रा कम होगी, तेल की मात्रा ज्यादा होगी। तेल के अंदर जल आ रहा है ना, तो इसका मतलब है तेल में ज्यादा मात्रा होगी। और अगर हम ऐसा रंजक मिलाएंगे जो तेल में विलयशील है, तो तेल की मात्रा ज्यादा है, तो जो रंजक है वो ज्यादा मिल जाएगा, है ना, ज्यादा मिल जाएगा तो गहरा रंग मिलेगा। इज इट क्लियर? तो तेल में जल हमें पहचान करना भाई तेल में जल है या नहीं। तो अगर रंग गहरा बन रहा है ना रंजक मिलाने के बाद, तो तेल में जल होगा। और अगर ये इसकी जगह ऐसा हो, मान के चलो जल में तेल हो, तो इसका मतलब है कि तेल की मात्रा कम होगी। तेल की मात्रा क्या होगी? कम होगी। और हम ऐसा रंजक मिला रहे हैं जो तेल में विलयशील है, तेल में घुलता हो। तो अगर तेल की मात्रा कम है तो तेल में कम घुलेगा, तेल में कम घुलेगा तो रंग गहरा नहीं होगा, रंग हल्का होगा। तो समझ जाना कि रंग हल्का है, यानी जो रंजक है वो कम घुल रहा है। रंजक कम घुल रहा है यानी ऑयल कम होगा, जब भी तो कम घुल रहा होगा उसमें। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे में पता कर सकते हैं। एक है तनुता विधि, यानी तनुता विधि। इसमें क्या करते हैं? इसमें करते हैं कि पायस की 2 बूंद कांच पट्टिका पर लेकर उसका सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हैं।
पायस में एक बूंद जल मिलाते हैं। यदि यह जल बूंद की पायस के साथ समांगी मिश्रण बनाती है तो पायस जलीय है, एवं जल बूंद मिलाने पर समांगी मिश्रण न बने तो पायस तैलीय होगा। समझ रहे हो इसका मतलब? इसका मतलब है कि जल मिला रहे हैं तो जो तेल होगा वो ऊपर की लेयर बन जाएगी और जल नीचे की होगी। मिलाएंगे ना पायस में, जल और तेल दोनों होंगे, ऐसे ही होगा ना, या फिर जो होंगे। तो अगर हम अगर इसका मतलब है, अगर वो तेलीय पायस, दैट मीन्स कि ऑयल इन वाटर, यानी सॉरी वाटर इन ऑयल, यानी जो पानी है वो ऑयल के अंदर है तो ऑयल की ज्यादा मात्रा होगी। और अगर हम जल मिला रहे हैं तो वो तो पूरी तरीके से उसमें मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ऑयल, जल की मात्रा कम है ना, वो ऑयल के साथ तो मिक्स हो नहीं पाएगा। इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तेलीय पायस यानी तेल की मात्रा ज्यादा है, तेल की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब है कि हम पानी मिलाएंगे और पानी मिलाएंगे, जल की बूंद मिलाएंगे तो वो उसके अंदर घुल नहीं पाएगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो सॉरी तेल की मात्रा ज्यादा है। सो वो मिलने नहीं देगा पानी से। और अगर जलीय पायस है, जलीय पायस मतलब ऑयल इन वाटर, यानी पानी के अंदर तेल। इसका मतलब है कि जो पानी की मात्रा ज्यादा होगी और तेल की मात्रा कम होगी, यानी ज्यादा इफेक्टिव कौन सा फोर्स हो गया, पानी वाला ताकत ज्यादा होगी ना, तो अगर उसके अंदर पानी मिलाएंगे तो वो समांगी मिश्रण मिला लेगा। जीट के लिए स्टूडेंट्स। और अगली है चालकता विधि। हम क्या भाई, हमें पता है कि चालक कौन होता है, वो जो पानी होता है वो चालन करता है, तो ऑब्वियसली जो ज्यादा चालन करेगा वो कौन सा होगा, जिसमें पानी ज्यादा होगा। जिसमें पानी ज्यादा होगा वही तो ज्यादा चालन करेगा। तो पानी ज्यादा किसमें हो सकता है, वो उसमें हो सकता है ना कि जल में तेल वाला, यानी जल के अंदर तेल है, यानी जल की मात्रा ज्यादा है, तो जल में तेल वाला पायस होगा जो ज्यादा चालन करेगा। यही लिखा है बस। यदि किसी पायस की चालकता अधिक है तो वह जलीय पायस होगा, और कम चालकता होने पर तेलीय पायस होगा। ऑब्वियसली श्यानता के द्वारा भी पायस की पहचान की सकते हैं। श्यानता देखो, एक तरह से श्यानता, विस्कोसिटी, ये सब फोर्स होते हैं। आप चिकनाहट से भी एक तरह से समझ सकते हैं, तेल ज्यादा चिकनाहट है, श्यान होगा वो ज्यादा, है ना। तो जो तेलीय पायस होगा उसकी श्यानता ज्यादा होगी, और जो जलीय पायस होगा उसकी श्यानता कम होगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये टॉपिक समझ में आ गया पायस वाला। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, पर फिर भी ज्यादा हल्का फुल्का पूछ सकते हैं कि भाई ये किसका एग्जाम्पल, कौन सा पायस है, कैसे पहचान करेंगे, कोई एक विधि बताइए बस। अब यहाँ पे कुछ पायस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ पायस। इमल्शन। सो पायस के कोलाइडी कणों का आकार सॉल्ट से अपेक्षाकृत बड़ा होता है, हल्का साइज बड़ी होती है ना, कोलाइडी कणों से। कोलाइडी विलयन की भांति पायस भी टिंडल प्रभाव तथा ब्राउनी गति दर्शाते हैं। हम पढ़ चुके हैं भाई टिंडल और ब्राउनी गति क्या होती है पुरानी वाले लेक्चर्स में। अब अगला है जलीय पायस चालकता भी प्रदर्शित करते हैं। हमने अभी अभी देखा है भाई, जलीय पायस, इसका मतलब है कि जल की मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा ज्यादा है तो ऑब्वियसली जल तो हमें चालकता प्रदान नहीं करेगा। तेलीय पायस की शांतता अधिक होती है, ये भी हम जस्ट अभी पढ़े हैं। जो प्रॉपर्टी होती है ना भाई, उनको पहचाने किसी की कौन सा पायस होगा, तो उनमें हम ये भी पढ़ चुके हैं कि भाई तेलीय पायस होगा, चिकनाहट ज्यादा होगी, शांतता उसमें ज्यादा होगी। और पायस को गर्म करके आधिक्य में विद्युत अपघट्य मिलाकर, आधिक्य में विद्युत गर्म करेंगे पायस को, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा अब विद्युत अपघट्य मिलाएंगे। या फिर विद्युत अपघट्य नहीं मिले तो इमल्सी कारक, है ना, इमल्सी कारक को नष्ट करके, इमल्सी कारक को नष्ट करके, जिससे इमल्शीकरण हो रहा है उसको नष्ट करके पायस विलयन को समाप्त किया जा सकता है, अर्थात अवयव में पृथक हो जाता है। ऑब्वियसली विद्युत अपघट्य मिला रहे हैं तो वो तो पृथक कर देगा अवयव में, मतलब एक गूंद सा बना लेगा, अवक्षेप बना लेगा, तो अपने अपने अवयव में पृथक हो जाएंगे। अब कुछ एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शन भी देख लेते हैं कि जो फर्स्ट एप्लीकेशन है कि मनुष्य के शरीर में होने वाली पाचन क्रिया में, यानी डाइजेस्टिव प्रोसेसेस। और उसके अलावा औषधियों में क्रीम लोशन, अभी हमने देखा क्रीम लोशन में भी देखा कि भाई कैसे वेनिशिंग क्रीम में कैसे होता है, इसी प्रकार की। उसके अलावा धातु कर्म के झाग प्लवन विधि में, ये आप आने वाला चैप्टर 6 चैप्टर है जिसमें अयस्क एवं उनका निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे, तो उनमें धातु के झाग प्लवन विधि आएगी, तो उसमें आप समझ जाओगे कैसे इसका यूज होता है। फिलहाल अभी बताऊंगा तो आपके सिर से ऊपर से जाएगी, तो जब वो चैप्टर आएगा मैं उसमें पूरा क्लियर कर दूंगा। और अगला है कपड़े धोने में। कपड़े धोने में मैंने बता चुका हूं कि भाई एक तरह से ये, और जो बनती है ना उसमें कपड़े धोने में, अभी हमने बताया था मिशेल बनती है, तो मिशेल, और इसमें लगभग एक जैसी प्रोसेस होती है, इसमें भी मिशेल सी प्रोसेस होती है और कपड़े धो जाते हैं, कपड़े धुल जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा कोलाइड के अनुप्रयोग, सॉरी गाइस, हाँ यही है कोलाइड के अनुप्रयोग। पायस पढ़ लिया, हम कोलाइड पढ़ते हैं, उसके कोलाइड पढ़ चुके हैं हम, उसके यूज पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है।
कुछ औषधियों में भी होता है, औषधियों में कोलाइड का यूज होता है। कैसे होता है? कोलाइडी औषधियों का सरल स्वांगीकरण तथा अधिशोषण हो जाने के कारण कोलाइडी औषधियां अधिक प्रभावी होती हैं। और इसमें कुछ एग्जांपल दे रखी है भाई, कौन कौन सी? आर्जिरोल एवं प्रोटोरजिरोल, प्रोटोरजिरोल है ना। आर्जिरोल और प्रोटोरजिरोल दो औषधियों के नाम लिख रखे हैं। ये चांदी के रक्षित कोलाइडी विलयन को आर्जिरोल अथवा प्रोटार्जिरोल कहते हैं। यानी कि चांदी होती है ना, चांदी, सिल्वर का कोलाइड विलयन होगा ना, उसको क्या कहेंगे हम? आर्जिरोल अथवा प्रोटार्जिरोल कहते हैं। जो आंखों की पलकों में हुए रोगों के उपचार में प्रयुक्त होता है। यानी आंखों में अगर कोई दिक्कत है, पलकों में जलन होती है, उसके उपचार में काम आता है। इसको आंखों के आसपास लगा देते हैं तो हमें रिलैक्स मिल जाता है। सॉरी गाइस। कोलाइडी स्वर्ण, मैग्जीन, कैल्शियम, आयरन, तांबा आदि स्वास्थ्य वर्धक टॉनिक के रूप में भी, यानी ऑब्वियसली कि कोलाइडी स्वर्ण है ये, मतलब सोना, मैग्जीन, कैल्शियम, आयरन, तांबा। ये तो कैल्शियम, आयरन, तांबा तो हमें पता है जरूरी होती है, बहुत आवश्यक एलिमेंट्स है हमारे लिए। तो इनका कोलाइड भी टॉनिक के रूप में काम आता है। कोलाइडी गंध, दैट मीन्स कोलाइडी सल्फर भी तीव्र कीटाणुनाशक होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये रीडिंग चल रही है, एक तरह से ये रीडिंग सी है, क्योंकि अब ये अनुप्रयोग है, यूज है भाई, यूज तो यूज है। अब सारी चीजें बता दी, अब उस थ्योरी से जो समझा है पूरा चैप्टर, तो उनसे खुद रिलेशन बनाने की कोशिश करो कि हाँ भाई इससे हो सकता है, हाँ ठीक है हो सकता है। और कुछ यूज होते हैं वो तो याद करने के होते हैं जनरली, है ना। उसके अलावा कोलाइडी एंटीमनी, कौन किसका किस धातु का? एंटीमनी धातु का कोलाइड काला अजर के उपचार में प्रयुक्त होता है। तो आपसे सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि भाई किस धातु का कोलाइड होता है वो काला अजर के रूप में प्रयुक्त होता है? एंटीमनी। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आर्जिरोल एवं प्रोटोरजिरोल क्या है? तो इसका आंसर होगा कि ये चांदी के रक्षित कोलाइडी विलयन होते हैं। और पूछ सकते हैं भाई इसका इनका यूज क्या होता है? आंखों की पलकों को सुरक्षा करने में। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है धूम्र अवक्षेपक, कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। तो बेसिकली इसमें हमारी जो आसपास की वायु होती है उसमें एक तो प्योर वायु होती है, ऑक्सीजन है ना, और नाइट्रोजन। उसके अलावा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हजारों तरीके की धूल के कण और काफी सारी अशुद्धियां होती हैं। तो अब वो ऐसी की ऐसी रहे तो नुकसानदायक रहेगी। तो उनको है ना, जो कारखाने होते हैं, कारखानों में से काफी सारी जो धुआं निकलता है, काफी सारा धुआं निकलता है, उनमें काफी सारी गंदगी होती है। तो उनको अब डायरेक्ट तो छोड़ नहीं सकते, डायरेक्ट छोड़ेंगे तो नुकसान करेंगे। तो उनको क्या करते हैं कि जो ये कॉट्रेल अवक्षेपक, ये इस प्रकार की डिजाइनिंग बनी है ना, एक सेकंड में डिजाइन करके बता देता हूँ आपको। जो ये डिजाइन बन रही है ना, सेम टू सेम, इसमें क्या करते हैं कि इधर से जो गैस है ना, गैस इसमें से भरेंगे। गैस इसमें हम जो फैक्ट्री में गैस जनरेट हो रही है, उस गैस को हम इसके थ्रू इसके अंदर भेजेंगे, कॉट्रेल अवक्षेपक के थ्रू। इधर इसमें क्या लगेंगे? इसमें इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे। क्या लगे होंगे इसमें? एक तरह से इलेक्ट्रोड्स, धात्विक प्लेट लगी होंगी, एक तरह से आप कह सकते हैं। जैसे इसमें लिख रखा है धूम्र वायु में परिक्षिप्त कार्बन कणों का कोलाइडी तंत्र है। इन कार्बन कणों को धुएं में पृथक करने के लिए विपरीत आवेशित धात्विक प्लेटों के सीधे संपर्क में लाकर विक्षेपित कर देते हैं। आपको ये समझ में नहीं आई होगी लैंग्वेज, मैं आपको समझाता हूँ इजी लैंग्वेज में। इसमें कहना चाहता है कि जो अशुद्ध वायु है इसके थ्रू इसमें आएगी और इसमें धात्विक प्लेट लगी रहेंगी, है ना, अपोजिट साइन वाली। सो जैसे इसमें अशुद्धियां आ रही है, प्लस माइनस होंगी, तो जो प्लस वाली अशुद्धियां हैं वो तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ चिपक जाएंगी। मैंने जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ाया था भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो प्लस वाली अशुद्धियां सॉरी गाइस, माइनस की तरफ, और माइनस वाली अशुद्धियां प्लस की तरफ वो चिपक जाएंगी और उनको मतलब एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो धात्विक प्लेट है ना, वो प्लस वाली अशुद्धियों को माइनस वाला कर लेगा, माइनस वाली को प्लस वाला कर लेगा। तो ऐसे अशुद्धियां तो यहीं पर खत्म हो जाएंगी। बचेंगी क्या? जो गैस है जो बिल्कुल न्यूट्रल है, न्यूट्रल गैस है, जो कोई नुकसानदायक नहीं है, तो वो बचेंगी। वो सीधे यहाँ से इस मार्ग के थ्रू ऐसे निकल जाएंगी और क्या होगा, और ऊपर की तरफ से हमें गैस साफ मिल जाएगी। तो एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं प्रोसेस। क्या होता है? इसमें से फैक्ट्री से गैसें आई, यहाँ पे आई, गंदगी यहाँ पे आई, और इसमें धात्विक प्लेटें लगी हैं। तो प्लस वाली तो माइनस पे गंदगी चली जाएगी अशुद्धियां, और माइनस वाली प्लस पर अशुद्धियां चली जाएंगी, चली गई। तो अशुद्धियां तो यहीं चिपकी रहेंगी, बाकी बची अब उसमें से अशुद्धियां रहेंगी, बाकी क्या होगी? साफ एयर इसके थ्रू एक चिमनी बगल में लगा देते हैं, तो साफ एयर इसके थ्रू बाहर निकल जाएगी और हमें साफ एयर मिल जाएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगला है वाहित मल निष्कासन। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है जल में परिक्षिप्त
मैल के कण ऋणावेशित होते हैं, कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और वैद्युत कण संचालन द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। वैद्युत कण संचालन मैंने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया, पढ़ना उसमें। ये कण एनोड पर अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त अवक्षेप का खाद के रूप में द्रव का सिंचाई में प्रयोग करते हैं। बेसिकली ऋणावेशित होते हैं। तो जो विद्युत कण संचलन क्या होता है कि जिसमें सॉल रख देते हैं, अगर वो सॉल ऋणावेशित सॉल है ना, ऋणावेशित कोलाइड है, तो जो सॉल है रखने के बाद, कोलाइड है वो रखने के बाद ऋणावेशित है तो धनावेशित के इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा, अगर धनावेशित है तो ऋणावेशित की तरफ मूव करेगा। देखो ऋणावेशित है, यहाँ पे लिख रखा है ऋणावेशित होते हैं। क्या होते हैं ऋणावेशित? तो ये किस तरफ गति करेंगे? धनावेशित की तरफ करेंगे। धनावेशित कौन सा होता है? एनोड की तरफ। तो ये गति करते करते पूरे एनोड की तरफ चले जाएंगे और मैल के कण एनोड से चिपक जाएंगे, बाकी बचेगा साफ जो खाद के रूप में जिसका यूज हो जाएगा। ऐसे रबर व्यवसाय में होता है कि जो कण ऋणात्मक होते हैं इलेक्ट्रोड लगा देंगे, और जो अशुद्धियां होंगी धनात्मक शुद्धियां माइनस की और ऋणात्मक शुद्धियां प्लस की ओर हो जाएंगी, बस, और हमारी प्योर शुद्ध रबर मिल जाएगी। रबर, अब इसको एक बार लैंग्वेज और पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़ी और ज्यादा एक्स्ट्रा जानकारी है। रबर जल में उपस्थित ऋणात्मक रबर कणों का पायस है। कौन से कणों का? ऋणात्मक रबर कणों का। इससे रबर शीर कहते हैं। इसे सॉरी गाइस, इसे उबालने पर प्रोटीन की रक्षक परत जो प्राकृतिक रूप से कणों को ढके रहती है टूट जाती है। इस प्रकार रबर के कण परिक्षिप्त माध्यम में उपस्थित लवणों की अभिक्रिया से अवक्षेपित हो जाते हैं। अवक्षेपित रबर का गंधक से उपचार कर वल्कनीकृत रबर बनाते हैं। वल्कनीकृत रबर आपने पढ़ा होगा, वरना आप पॉलीमर चैप्टर 15 चैप्टर में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। ये क्या होता है, पूरी प्रोसेस गंधक से कैसे बनती है रबर, रबर से कैसे, सारी प्रोसेस पढ़ेंगे, जैसे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से। यदि किसी वस्तु पर रबर की परत चढ़ानी हो तो उस वस्तु को एनोड बनाकर वैद्युत कण संचलन विधि से उस पर रबर की परत चढ़ा देते हैं। मैंने जस्ट बताया कि रबर चढ़ानी है तो मैं क्या कर दूंगा, मेरे को मान के चलो रबर इसमें लिख रखा है ऋणात्मक का है ना, ऋणात्मक रबर कण होते हैं, मुझे रबर चढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, वैद्युत कण संचलन में होता है कि भाई इलेक्ट्रोड होते हैं, तो मुझे चढ़ानी है, मान के चलो तांबे पर रबर की परत चढ़ानी है, तो मैं तांबे के इलेक्ट्रोड बना दूंगा, एक तो प्लस बना दूंगा, एक माइनस बना दूंगा, है ना। एक तो तांबा है, तांबे को मैं प्लस बना दूंगा जिस पर चढ़ानी है, और दूसरा वाली धातु है उसको मैं कोई और वाली, जैसे कॉपर की जगह मैं ले लूंगा जिंक ले लूंगा, उसको मैं प्लस बना दूंगा, प्लस इलेक्ट्रोड सॉरी माइनस इलेक्ट्रोड बना दूंगा। दोबारा से बोल, ये होगा कि मैं जो विद्युत कण संचलन में इलेक्ट्रोड बनते हैं उसकी तरफ जो कोलाइडी कण होते हैं मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोड बनाने में ध्यान रखना पड़ेगा। जिसका भी हमें इलेक्ट्रोड मतलब जिस पर भी हमें परत चढ़ानी है उसको हमें प्लस बनाना पड़ेगा, क्योंकि कण ऋणावेशित है ना, ऋणावेशित कण तो प्लस की ओर ही तो जाएंगे, तो हमें प्लस बनाना पड़ेगा। मान चलो मुझे कॉपर पर चढ़ानी है तो कॉपर को मैं प्लस बना दूंगा, बाकी दूसरी धातु को मैं माइनस बना दूंगा। तो क्या करेंगे, ऋणात्मक कण है वो प्लस की ओर मूव करेंगे, यानी कॉपर की ओर मूव करेंगे और कॉपर पे जाके चिपक जाएंगे और उस पर ऑटोमेटिकली रबर की परत चढ़ जाएगी। वैद्युत कण संचलन विधि मैंने पहले बोला था भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैद्युत कण संचलन विधि काफी ज्यादा इसका यूज होता है। अगला है जल का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अशुद्ध जल में मिट्टी के कण, बैक्टीरिया आदि उपस्थित होते हैं। ऑब्वियसली हमें पता है भाई, काफी सारी गति होती है। इन कणों पर क्या होता है, ऋणावेश। अभी तक पढ़ा है, सब में ज्यादातर में ऋणावेश आ रहा है, सब में ऋणावेश आ रहा है, ध्यान रखना। इनको पृथक करने के लिए जल में फिटकरी मिलाते हैं। फिटकरी का फॉर्मूला, इसको क्या कहते हैं, पोटाश एलम K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2, ऐसा ही कुछ होता है। इसको मैं अभी बात में बताएंगे, आपका 6th चैप्टर में आएगा, ये सारी फिटकरी का फॉर्मूला आता है। तो क्या होता है, फिटकरी विलयन में उपस्थित Al+3 आयन जल में उपस्थित अशुद्धियों को उदासीन करके अवक्षेपित कर देते हैं। क्योंकि देखो नेगेटिव जो कण है ऋणावेशित, और यहाँ पे जो आवेश होता है वो प्लस होता है फिटकरी पे, क्योंकि Al+3 आयन होते हैं ना, वो उदासीन कर देते हैं। उदासीन करके अशुद्धियों को क्या कर देंगे, अवक्षेपित कर देंगे। कैसे अवक्षेपित होंगे, उदासीन कर देंगे, वो प्लस है, नेगेटिव अशुद्धियां और इधर प्लस प्लस आयन है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे और संयोजित होके अवक्षेपित हो जाएंगे। स्वच्छ जल को हम निथार कर दूर कर लेते हैं। आपको पता होगा कैसे होता है, इज इट क्लियर, निथारना क्या है। दैट मीन्स कि नीचे तल में शुद्धियां होती है तो अशुद्ध को रहने देते हैं और बाकी छान के, एक तरह से छान के पानी को निकाल लेते हैं, ऐसा ही होता है। डेल्टा का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, नदी का जल अपने साथ रेत के कण तथा अन्य बहुत से पदार्थ निलंबित अवस्था में ले जाता है। जब नदी का जल समुद्र के जल के संपर्क में आता है तो समुद्र जल में उपस्थित अनेक विद्युत अपघट्य नदी के जल में उपस्थित कोलाइडी रेत तथा अन्य कणों का अवक्षेपण कर देते हैं। पदार्थ एकत्र होकर डेल्टा का रूप धारण कर लेते हैं। इसका मतलब समझे स्टूडेंट, समझ गए होंगे, ज्यादा दिक्कत है ही नहीं। तो क्या इसमें कह रखा है कि जो
नदी का जल है समुद्र के जल के साथ संपर्क में आता है तो समुद्र जल में उपस्थित अनेक विद्युत अपघट्य बहुत सारे होते हैं, वो नदी के जल में उपस्थित कोलाइडी रेत तथा अन्य कणों का अवक्षेपण कर देते हैं। क्योंकि जो समुद्री जल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारे होते हैं, NaCl में Na+Cl- होता है ना, तो काफी सारे आयन होते हैं और ये विद्युत अपघट्टी हो गया ना एक तरह से, K+Cl- विद्युत अपघटन हो गया। और जो नदी का पानी आता है वो इन विद्युत अपघटन से टकरा के एक अवक्षेपण करता है, क्योंकि मान चलो प्लस वाले कण आ रहे होंगे तो वो इनमें से विद्युत अपघट्य में से माइनस वाला आके एक दूसरे पास आ जाएंगे, संयोजित होकर अवक्षेपण कर देगा और ऐसे ऐसे अवक्षेपित यानी एक जगह पे इकट्ठा होके एक जगह पे जुड़ के काफी सारे एक बड़ा डेल्टा बना देते हैं। एसिड क्लियर स्टूडेंट्स? सो समझ में आइए। अब अगला हमारे लाल है चर्म शोधन में टैनिंग ऑफ लेदर। चमड़ा धनावेशित प्रोटीन कणों से युक्त कोलाइड निकाय होता है, धनावेशित से होता है। टैनिन टैनिन जल में ऋणावेशित सॉल्ट बनाता है। कैसा सॉल्ट बनाता है? ऋणावेशित सॉल्ट बनाता है। जब चमड़े को टैनिन विलयन में डुबोया जाता है तो धनावेशित प्रोटीन कणों तथा ऋणावेशित टैनिन कणों का पारस्परिक स्कंदन हो जाता है, इससे चमड़ा कठोर हो जाता है। समझ गए? इसमें यह कहा है बेसिकली कि जो चमड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है ना, और टैनिन क्या होता है? नेगेटिव होता है। जब टैनिन और चमड़े को मिलाया जाता है तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल जाएंगे तो जुड़ जाएंगे तो एक अवक्षेपित कर देंगे और एक ठोस कठोर चमड़ा बना लेंगे, क्योंकि स्कंदन हो जाता है ना उनका, इसीलिए और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? चर्म शोधन प्रोसेस कहलाती है। फोटोग्राफी में भी होता है। कैसे? फोटोग्राफी प्लेट पर जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड की निलंबन की परत चढ़ी रहती है। किसकी? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, है ना। जिलेटिन तथा पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाने पर सिल्वर ब्रोमाइड के कण जिलेटिन में निलंबित हो जाते हैं। कैसे होते हैं? जिलेटिन तथा पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन में, किसके विलयन में? जिलेटिन तथा पोटेशियम ब्रोमाइड, जिलेटिन तथा पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr के विलयन में AgNO3 विलयन मिलाने पर AgBr के कण जिलेटिन में निलंबित हो जाते हैं। रिएक्शन कर लेंगे, AgNO3 और उधर KBr है तो KNO3 और AgBr बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो ऐसे AgBr बन गया ना, AgBr के कण जिलेटिन में निलंबित हो जाते हैं, जिलेटिन में आ जाते हैं। जिलेटिन रक्षक कोलाइड का कार्य करता है। तो ये प्रोसेस है भाई, फोटोग्राफी कैसे कार्य करता है। जैसे हम फोटो खींचेंगे तो क्या होगा, उसमें क्या होते हैं? उसमें अंदर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ी रहती है। तो बेसिकली प्रोसेस करते हैं कि जैसे जिलेटिन पोटेशियम ब्रोमाइड होता है ना, तो जैसे ही उनको करेंगे, जैसे ही फोटो खींचते हैं तो जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश की उपस्थिति में वो रिएक्शन कर लेते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करके AgBr छोड़ेंगे तो वो फिल्म होती है ना, फिल्म पे चिपक जाएगा और हमारा फोटो खींचे जाता है। फिल्म एक तरह से वो रील होती है, जो आपने कभी कभार देखा हो, पुराने जो कैमरे होते हैं उनको तोड़ते हैं तो एक प्लास्टिक की से वो एक लंबी सी रील सी निकलती है। इज इट क्लियर? अब है कोलाइड वर्षा, कोलाइडल रहन। जल वाष्प से संतृप्त वायु के शीतल प्रदेश ठंडे स्थानों पर जल के कोलाइडीकण बन जाते हैं। जल वाष्प से संतृप्त वायु के ठंडे स्थानों पर जल के कोलाइडीकण बन जाते हैं। इनको आपने कई बार देखा होगा, जैसे हल्की हल्की सी, जैसे आपने देखा होगा कहाँ पे, कश्मीर साइड में, तो वहां पे हल्के हल्के जो ठंडे होते हैं वो ठंडे ठंडे जो कण होते हैं, किसके? उसके बर्फ के, तो हल्के हल्के वो हवा में रहते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं ना, तो कोलाइड कण बन जाते हैं। इन कोलाइडी कणों का संघनन होने पर जल की बड़ी बूंदें बन जाती हैं। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो आराम से पता है। बड़ी बूंदें बन जाती हैं जो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लगती हैं। कभी कभी विपरीत आवेशित बादलों के मिलने से स्कंदन के फलस्वरूप भी वर्षा होती है। तो इसके लिए कहा है कि जो ठंडे स्थान होते हैं वहां पे जो बूंदें होती हैं वो थोड़ी ठंडी होती हैं और ऊपर हवा में तैरने लगती हैं, जैसे कि हल्की सी ठंडे स्थानों पर, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में बर्फ होती है, बर्फ के कण बिल्कुल बारीक बारीक हवा में उड़ते रहते हैं, है ना, उड़ते रहते हैं और क्या होता है कि फिर उड़ते उड़ते संघनन हो जाता है इनका, यानी एक ठोस अवस्था में आ जाएंगे, ऊपर ज्यादा ऊंचे हो जाएंगे और एक साथ मिल जाएंगे और ठोस अवस्था में आने के बाद भारी हो जाएंगे, और भारी होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उन पर, तो नीचे की तरफ बारिश वो करते हैं। और कभी कभार स्कंदन के कारण भी होता है। रक्त का स्कंदन कैसे जमता है भाई? रक्त जल में एल्बुमिन जैसे पदार्थों का कोलाइड विलयन होता है। रक्त होता है ना, रक्त रक्त कैसे होता है? वो होता है जल में एल्बुमिन, एल्बुमिन एक पदार्थ होता है, उनका मिक्सर होता है रक्त, जैसे पदार्थों का कोलाइड विलयन होता है। इसमें कौन से कण होते हैं? ऋणावेशित। रक्त के बहने पर फिटकरी का ताजा विलयन तथा फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं, डालते हैं, जिससे
उसका Al+3 अथवा Fe+3 आयनों द्वारा स्कंदन हो जाता है और रक्त का प्रवाह रुक जाता है। तो मैंने बताया कि ये नेगेटिव कण है, तो हमें क्या मिलाना पड़ेगा, प्लस, जब भी तो प्लस और माइनस ये पास आएंगे तो हमें संयुक्त होकर उनका स्कंदन कर लेंगे और एक थक्का जम जाएगा। तो देख लो, माइनस है तो हम प्लस वाले आयन ला रहे हैं, तो Al+3 वो क्या होता है, फिटकरी में होता है, फेरिक क्लोराइड में Fe+3 होता है। तो इनमें से कोई सा भी एक मिला लो, वो कहाँ जाएगा, वो उससे रिएक्शन करेगा और स्कंदन हो जाएगा और थक्का जमने के कारण खून रुक जाएगा। आकाश का नीला रंग, वायुमंडल में धूल व जल के असंख्य कण उपस्थित रहते हैं। कैसे रहते हैं, असंख्य कण। ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, हमने पढ़ा है भाई, प्रकीर्णन होता है। कणों द्वारा नीला रंग का प्रकाश प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। हमने जस्ट काफी लगभग 2 या 3 लेक्चर पहले ये पढ़ा है कि इसकी तरंग दैर्ध्य, वो हमने पढ़ा था कि प्रकीर्णन प्रोपोर्शनल टू 1 तरंग दैर्ध्य, यानी तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा होगी प्रकीर्णन उतना कम होगा। तो इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है तो इसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, जबकि शेष रंग का प्रकाश अवशोषित हो जाता है, तो आकाश नीला दिखाई देता है। दैट मीन्स कि इसकी तरंग दैर्ध्य कम है तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा, प्रकीर्णन ज्यादा होगा नहीं, ज्यादा तरफ प्रकीर्णित होगा, फैलेगा, तो लोगों को ज्यादा दिखेगा, इसलिए हमें आकाश का नीला रंग नीला दिखाई देता है। सो हमारा चैप्टर हुआ यहाँ पे फिनिश। सो आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सो गाइस, हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मैं पूरा बताऊंगा नहीं, मैं बता दूंगा, मैंने पढ़ा रखा है। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण अक्षय अधिशोषक क्यों होते हैं, क्योंकि ये बड़ा सरफेस होता है, सरफेस प्रोवाइड कराते हैं रिएक्शन होने के लिए। बनाना आप पुराने वाले लेक्चर्स में जाके देखिए, पूरा डिक्लेयर दे रखा है, क्लियर में दे रखा है सारे क्वेश्चन उसमें। पनीर किस प्रकार का कोलाइड है, मैंने बताया था कि भाई इसमें प्रक्षिप्त अवस्था कौन सी है, प्रक्षेपण माध्यम ये होता है, तब क्या बनता है ये जाके देखना। समांगी विषमांगी उत्प्रेरण, ये भी बता रखा है। कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, 2 कारण दीजिए टिंडल प्रभाव का भी मैंने बता रखा है, अगर आपको समझना है तो पुराने वाले लेक्चर में जाके देख लीजिए। शरीर पर खरोंच लगने के कारण बहते हुए रक्तस्राव को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो जस्ट पिछला वाला पड़ा, पिछली स्लाइड ये, कि खून माइनस होता है, नेगेटिव ऋणावेशित कोलाइड होता है, तो फिटकरी में Al+3 होते हैं, वो आएंगे प्लस माइनस तो स्कंदन होगा और थक्का जम जाएगा, इसलिए रुक जाता है। बहुआण्विक, वृहद आणविक कोलाइड और द्रव रागी द्रव स्नेही कोलाइड, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अधिशोषण अवशोषण में अंतर पढ़ चुके हैं। जल की कठोरता को दूर करने के लिए किस अधिशोषक का यूज कर सकें, ये भी पढ़ चुके हैं। शोषण, विशोषण, अधिशोषण, अवशोषण, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और ये उत्प्रेरक का अभी मैंने इन जो वीडियोस में उत्प्रेरक के ये नहीं करवाए, मैं इनको बाद में करवाऊंगा किसी अब की बार, है ना। और हेबर विधि, इसके अलावा एंजाइमी उत्प्रेरण वाले नहीं कराए। स्वर्ण संख्या मैंने बताया रखा है कि भाई क्या होता है। कार्डन द्वारा बताइए, सूक्ष्म विभाजित पदार्थ अधिक प्रभावी होते हैं, मैंने बताया सूक्ष्म विभाजित होते हैं तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो अधिशोषण ज्यादा होगा, क्योंकि सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू अधिशोषण, यानी सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा दूसरी गैस या द्रव आके उस पर अधिशोषित होंगे, इसलिए जो है प्रभावी अधिशोषक होते हैं। इमल्शन के प्रकार मैंने इमल्शन पढ़ा रखा है, कैसियस प्रबल पढ़ाया है कि भाई जो और गोल्ड होता है, एयू होता है, उसको कोलाइड होती है वो बैंगनी रंग की होती है, इसे कैशियस पर्पल कहते हैं, ये मैंने पढ़ा रखा है। उसके अलावा उत्प्रेरक का मैंने छोड़ दिया, वो बाद में पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी लंबा टॉपिक है, इसको मैं 2-3 लेक्चर्स में लूंगा अलग से, अलग टॉपिक में। उसके अलावा अम्लीय माध्यम में साबुन अपमार्ज क्रिया क्यों नहीं करते, मैंने बता रखा है, उत्प्रेरण वाला छोड़ दिया। उसके अलावा निम्नलिखित को द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड में वर्गीकृत कीजिए, भाई कौन से द्रव स्नेही कौन से द्रव विरोधी हैं। तो मैंने द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड पढ़ाए थे, तो उनमें एग्जाम्पल भी थे, तो उनको जाके देखिए। मैं ये इसलिए नहीं करा रहा ताकि आप खुद जाके वहां पे हेल्प में खुद जाके ढूंढने कोशिश करें, क्योंकि सब चीज मिल जाएगी, सारी चीज पढ़ा रखी है, ये आपका एक तरह से होमवर्क है। अगर ये भी बता दिया तो फिर आप क्या करोगे, आपको भी तो कुछ मेहनत करनी चाहिए ना भाई। सारी चीजें अगर आपको बनी बनाई मिल गई तो फिर कैसे काम चलेगा, खाना बनाना कैसे सीखोगे, अगर आपको खाना मम्मी मुंह में दे रही है, खिला रही है, तो फिर ऐसे क्या सीखोगे। तो इसलिए मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ। उसके अलावा मिथेल निर्माण की क्रिया विधि, उसके अलावा पोहन, मैंने कॉटरेल अवक्षेपक पढ़ाया है भाई, उपयोग में भाई कि कोलाइड होता है, उसके उपयोग क्या होते हैं। अपवन विधि मैंने बता रखी है। प्रक्षेपण विधि बता रखी है मैंने द्वारा। प्लेटिनम का जल में कोलाइड विलयन बनाने का वर्णन कीजिए। वैद्युत कर्ण संचरण, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक तो या इसमें है वैद्युत कर्ण संचरण, उसके अलावा एक है हार्डी-सुलजे नियम, उसके अलावा अधिशोषण समतापी वक्र, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको तो छोड़ना ही मत।
विजिट के लिए स्टूडेंट्स। सो हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आपको कैसा लगा ये लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, इट इज वन ऑफ योर टास्क। एंड अगर कोई आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो आपको भी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं जाती, हल्का सा बस मुश्किल से आपकी 5 सेकंड लगेगी। सो अगर ये प्रमोट होगा तो आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, क्योंकि हम और ज़्यादा इसमें इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा, सी यू सून, बाय बाय।